माता पिताओं की माथापच्ची, ये किताब का नाम है जो गिजुभाई बधेगा ने लिखी। गिजुभाई बधेगा 1930s के अंदर एक एजुकेशनिस्ट हुए जो कि महात्मा गांधी के समकालीन रहे हैं। इन्होंने जो किताब लिखी थी विशेषतः पेरेंटिंग के ऊपर लिखी थी, क्योंकि इनको लगता था कि उस समय बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे माता पिता जूझ रहे हैं, खासतौर से बच्चों को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनकी आदतों को लेकर। पर आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो माता पिताओं की माथापच्ची तो है ही है, लेकिन उसके कारक कुछ बदल गए हैं। मेरा नाम है महेंद्र नंदकिशोर और अपनी माटी की इस टॉक पर आपका स्वागत है। अभी 29 तारीख को सीबीएसई के 10वीं के एग्जाम खत्म हो गए और एग्जाम खत्म होते से ही बहुत सारे सवाल उठने लग जाते हैं बच्चों के मन में, उनके माता पिताओं के मन में, इस बात को लेकर के 10वीं के बाद क्या। हालांकि सीबीएसई हमको ये मौका देता है कि हम तमाम तरह के विषय हैं जिनमें से कोई भी विषय चूज कर सकते हैं, पर हमारा जो एक ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन सिस्टम है ये हमको 3 दिशाओं की तरफ ही लेकर जाता है कि या तो जो स्टूडेंट है वो साइंस को चूज करे, या वो कॉमर्स को चूज करे, या वो आर्ट्स को चूज करे। और इसके अंदर भी जब वो साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स कुछ भी लेता है तो उसके पीछे बहुत सारे सोशल फैक्टर, बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर, बहुत सारे कमर्शियल फैक्टर और इवन ये कि जो पेरेंट्स के जो उनका जो एम्बिशन होता है वो भी इसके पीछे जो है वो काम करता है। और अगर सही तरह से देखा जाए इसको तो यूं समझिए कि बच्चे को क्या विषय लेना है इसकी चिंता उसे तब से शुरू हो जाती है जैसे ही वो क्लास 9th में आता है, और उसके बाद से धीरे धीरे उसका परसेप्शन बनने लग जाता है। अभी जो परसेप्शन बनता है इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि वो जिन टीचर्स के संपर्क में आ रहा है उसका समाज जो है उससे क्या उम्मीद लगाए बैठा है, उनके पेरेंट्स की क्या अपेक्षाएं हैं, और इसमें बच्चा जो है वो उसका जो परसेप्शन बन रहा है वो इन सब फैक्टर की वजह से बढ़ रहा है। बीच में कहीं बच्चे का कुछ इंटरेस्ट होता है कि उसको ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पसंद आ रहा है, या उसका मन करता है कि उसको इस फील्ड में जाना चाहिए, बट कहीं ना कहीं ये जो सारा जो आउटर स्पेस होता है जो उसका परसेप्शन बनाता है, इसकी वजह से वो ठीक से उस चीज को चूज नहीं कर पाता। अब बात करते हैं हम लोग कि 10वीं के बाद में जब बच्चा साइंस लेता है तो उसके पास में करियर ऑप्शंस क्या क्या है। जब बच्चा साइंस ले रहा है, बात करें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जब वो साइंस लेता है तो 2 ही चीजों को देखता है। वो देखता है या तो उसे आईआईटी करना है या उसे नीट का एग्जाम देना है। आईआईटी करके वो एक अच्छे कॉलेज से आईआईटी करने के बाद बहुत अच्छा इंजीनियर बन सकता है, या नीट करने के बाद में वो एमबीबीएस कर सकता है, मेडिकल लाइन के अंदर जा सकता है। दूसरी बात, अगर वो साइंस ना लेके कॉमर्स लेता है तब भी उसके पास जो लिमिटेशन है वो क्या है कि कॉमर्स ले रहा है वो, मतलब ज्यादातर उसका मानस जो बना हुआ है कि उसको सीए करना है, सीएस करना है, या फिर वो किसी अच्छे कॉलेज से बीबीए करेगा और उसके बाद में वो एमबीए के लिए आईआईएम की प्रिपरेशन करेगा, जिसको हम कैट एग्जाम बोलते हैं। तीसरा जो स्ट्रीम आता है आर्ट्स का। यहाँ पर जो बच्चा अपना मानस बनाता है वो इस चीज को लेकर बनाता है कि मुझे अगर आर्ट्स लेना है तो मुझे बीए करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से या एसआरसीसी कॉलेज से, या फिर और भी दिल्ली, मुंबई या मेट्रो शहर के किसी बड़े कॉलेज से या बड़ी यूनिवर्सिटी से। और अंत में जाके उसने क्या करना है, उसने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी करना है, उसने आईएएस बनना है, उसने आरएएस बनना है, या उसने किसी भी तरह जो अलग अलग जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो उस चीज को लेकर जो है वो टारगेट करता है। पर आप इस चीज में समझिए कि तीनों विषय जब बच्चा लेने के लिए प्लान कर रहा है और अगर ये कुछ लिमिटेड चीजों को लेकर ही सोच रहा है, तो आप देखिए अगर सारे बच्चे इन चीजों को लेकर टारगेट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि हमारे पास ढेर सारे आईटी इंजीनियर्स हो जाएंगे, ढेर सारे डॉक्टर्स हो जाएंगे, ढेर सारे आईएएस ऑफिसर्स हो जाएंगे, लेकिन उसके अलावा और भी जो प्रोफेशंस हैं उनका क्या होगा? आर्टिस्ट कहाँ जाएंगे, पोएट्स कहाँ जाएंगे, राइटर्स कहाँ जाएंगे, टीचर्स कहाँ से आएंगे? और अगर टीचर्स नहीं आए तो अच्छे इंजीनियर्स कैसे बन पाएंगे, अच्छे आर्टिस्ट कैसे बनेंगे, अच्छे डॉक्टर्स कैसे बनेंगे? तो इस चीज के बारे में हम लोग कहीं ना कहीं जो है वो नहीं सोच रहे, या फिर एक जो बड़ी कड़ी है उसको हम लोग जो है वो मिस कर रहे हैं। फिर उसके बाद में थोड़ा सा और डीप में जाते हैं कि ठीक है, कॉमन परसेप्शन चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइंस इज सुपीरियर, कॉमर्स इज एवरेज
and arts is poor। मतलब जो बच्चा बहुत ज्यादा ब्राइट है, जिसने बहुत अच्छा स्कोर किया है, वो साइंस लेगा। जो बच्चा साइंस नहीं पढ़ पा रहा है वो कॉमर्स लेगा। और जो बच्चा कि ठीक है वो पास नहीं हो पा रहा तो आर्ट्स ले ले, जैसे तैसे करके उसकी स्कूलिंग खत्म हो जाएगी। एक ये कॉमन परसेप्शन है जिसकी वजह से बच्चा जो है वो अपना सब्जेक्ट डिसाइड करता है। अब ये बड़ा खतरनाक है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो क्या थे, वो चर्च के अंदर एक पादरी थे, वो पाप थे। और आश्चर्य की बात ये है कि उन्हीं को हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। अभी जेनेटिक्स जो है वो साइंस का पार्ट है, लेकिन ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया उन्हीं के चर्च के पास में, जहां उन्होंने जो मटर का पौधा होता है उसके साथ में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और उसके बाद उन्होंने बताया, उन्होंने ये नियम दिया कि जो माता पिता होते हैं उनके कुछ गुण जो है वो बच्चों के अंदर जाते हैं। ये वाली थ्योरी। तो क्या जो साइंटिफिक इन्वेंशंस है वो हमेशा उन्हीं लोगों ने किए जिन्होंने साइंस पढ़ी, या फिर जिन लोगों ने साइंस ली है क्या उन्होंने किताबें नहीं लिखी, क्या वो म्यूजिशियन नहीं बने? तो हम जब इन चीजों का फैसला करते हैं कि हमें साइंस लेनी चाहिए, कॉमर्स लेनी चाहिए, आर्ट्स लेनी चाहिए, हमको इस बारीक चीज को समझना चाहिए कि हर बच्चा स्पेशल है और वो किसी न किसी चीज के अंदर माहिर है, उसका कोई ना कोई पर्पस है लाइफ का। जैसे सदगुरु बोलते हैं कि यूथ इन इंडिया विदाउट पर्पस इज वेरी डिस्ट्रक्टिव। तो ये वाली चीज हम लोग कर रहे हैं बच्चों के साथ में। तो हमको जो बेसिक चीज समझनी है वो ये कि हमको कंपेटिबिलिटी चेक करनी है बच्चे के साथ में, कि बच्चा किस सब्जेक्ट के साथ में ज्यादा कंपेटिबल है, उसी के हिसाब से देखना है कि उसका इंटरेस्ट उसके अंदर है कि नहीं है, और उसके बाद में उस बच्चे को सब्जेक्ट लेना चाहिए, न कि ये जो सारे ओल्ड परसेप्शन चल रहे हैं समाज के अंदर उन चीजों को देखकर। एक और चीज की बात करते हैं जो बहुत ज्यादा होती है, खासतौर से जो छोटे शहर हुए, उन शहरों में, जैसे चित्तौड़गढ़ जो शहर है, यहाँ पर तो अमूमन बड़ी कॉमन सी बात है कि लड़की को एजुकेशन को लेकर, कि सपोज करो लड़की साइंस लेती है। अच्छा, साइंस के बारे में वैसे सभी का रहता है कि अगर वो आईआईटी या नीट की प्रिपरेशन करनी है तो उनका एक रहता है मूवमेंट कि वो कोटा की तरफ जाएंगे, वहां जाके तैयारी करेंगे और उसके बाद में वो एग्जाम देंगे और उनको लगता है कि वहां जाके वो ज्यादा बेहतर जो है वो दिशा के अंदर जा सकते हैं। यहाँ जब लड़कियों की बात आती है तो साइंस तो दिलवाई, लेकिन उसको क्या पढ़ने के लिए वो बाहर भेजेंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन माना जाता है। फिर चूंकि वो लड़की है, उसकी पढ़ाई के साथ में कॉम्प्रोमाइज होने लग जाते हैं। कुछ केसेस में तो ये भी देखा गया है कि लड़की है, इसकी पढ़ाई पर ज्यादा खर्च नहीं करते और इसको यहीं किसी स्कूल से, फिर बाद में यहीं किसी कॉलेज से हम कोई पढ़ाई करवा देंगे, एट द एंड इसको जाना तो ससुराल ही, तो उसकी पढ़ाई के ऊपर तो केवल लड़की होने की वजह से बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस हो जाते हैं। एक ये वाला फैक्टर भी रहा। खैर हमारा आज का मुद्दा जो है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हमारा ये कि 10th के बाद में जो बच्चा है वो कौन सा विषय ले, इस चीज पर हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है वो हम लोग थोड़ा सा एजुकेशन सीनियरिटी की बात करते हैं, ठीक है, कि हम ये सोचते हैं, जैसे एक कन्वर्सेशन बताता हूँ जो मेरे स्टूडेंट के साथ में हुआ। मैंने उस बच्चे से पूछा कि अच्छा 10th के बाद में आप क्या करने वाले हो, तो वो बोलता है कि सर ये डिपेंड करता है मेरे परसेंटेज के ऊपर। तो मैंने बोला परसेंटेज के ऊपर कैसे? तो बोलता है सर अगर अच्छे परसेंटेज आए तो मैं साइंस लूंगा, और अगर मैंने बोला अगर नहीं आए तो बोलता है कि सर फिर देखेंगे, मतलब जो मम्मियों को बोलेंगे वो करेंगे। तो मैंने बोला ये तो बड़ा खतरनाक है, परसेंटेज के ऊपर साइंस कब से डिपेंड होने लगी? क्योंकि जो हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो तो इस चीज को मेजर करता है कि कोई बच्चा कितना ज्यादा याद रख सकता है और उसको कितना बेहतर ढंग से लिख सकता है। तो इसमें क्रिएटिविटी वाली चीज या इसमें इनोवेशन वाली चीज, वो चीज तो कहीं ना कहीं जो है वो मिस होती है, तो ये वाली चीज तो आएगी नहीं साथ में। अब दूसरी बात रही कि हम बात कर रहे थे, हाँ, तो फिर बाद में उससे पूछा चलो सपोज आपको साइंस के अंदर अच्छे मार्क्स आए और बाकी विषय में आपको कम मार्क्स आए और इसकी वजह से ओवरऑल आपका परसेंटेज कम बनता है, तो आप क्या करेंगे? तो बच्चा बोलता है कि अगर मेरे साइंस में ठीक मार्क्स आए तो मैं पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि मेरे साइंस में ठीक आया, मुझे साइंस मतलब लेने दीजिए, ठीक है। फिर मैंने बोला कि अगर इसका रिवर्स हो जाए तो सपोज करो आपको साइंस के अंदर जो है वो अच्छे मार्क्स नहीं आए और बाकी विषय में अच्छे मार्क्स आए और ओवरऑल आपका परसेंटेज ठीक बन जाता है, अब इस सीन में क्या करोगे? अभी बच्चा कंफ्यूज बोलता है कि मैंने इस बारे में मतलब सोचा नहीं। अब कुल मिला के आप देखिए कि जिस बच्चे से मैं बात कर रहा हूँ कि 10th के बाद क्या लेना है,
ये बच्चा जो परसेप्शन होता है इसके बाहर का, उसके बेसिस पर ये डिसीजन ले रहा है। तो इसका जो इसकी जो अंदर की आवाज है या इसकी जो कंपेटिबिलिटी के सब्जेक्ट के साथ में इसको ये पता ही नहीं। और अगर 9th और 10th में इसका ये परसेप्शन बन रहा है, उसकी एक अपनी कंपेटिबिलिटी चेक नहीं कर पाया सब्जेक्ट के साथ में, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। बाद में पता नहीं सब्जेक्ट के साथ में एडजस्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मतलब अगर मेरे अनुभव से मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो साइंस केवल इस मानस की वजह से ले लेते हैं कि साइंस को जो है वो समाज के अंदर जो है वो बेहतर माना जाता है। अब उन्होंने साइंस ले ली, लेकिन उसके बाद 11th 12th के अंदर वो ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, परसेंटेज कम बनते हैं या फेल हो जाते हैं, और उसके बाद उनको सब्जेक्ट छोड़ना पड़ता है या क्लास रिपीट करनी पड़ती है। तो ये बड़ा खतरनाक है। अब इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, इस चीज को समझेंगे हम लोग कि जब हम बात करते हैं फेलियर की, सचिन तेंदुलकर 10th के अंदर, मतलब बोलते हैं सचिन तेंदुलकर जो है वो 10वीं पास है, और ऐसा बोलते हैं कि 10वीं में बहुत ज्यादा कुछ खास अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। अब ये बोला गया कि सचिन तेंदुलकर की मैथमेटिक्स वीक है, भाई मार्कशीट में लिख दिया सचिन की मैथमेटिक्स वीक है, अब इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आप ये समझो, जब शोएब अख्तर 150 की स्पीड से बॉल डालता है, सचिन उस बॉल को देखता है, उसके बैट के एक एज से वो बॉल लगकर बाउंड्री के बाहर चली जाती है। जो बंदा 150 की स्पीड से आने वाली बॉल को इतना परफेक्टली कैलकुलेट कर रहा है, उसकी मैथमेटिक्स गड़बड़ कैसे हो सकती है? तो गड़बड़ क्या चीज हुई? या तो हमारा मापने का तरीका गलत हो गया। तो अगर यहां बात करें तो हु फेल्ड इन मैथमेटिक्स? इट वाज सचिन तेंदुलकर और द एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम और एग्जामिनेशन सिस्टम। तो हम जो माप रहे हैं कि कौन बच्चा साइंस में बढ़िया है, कौन किसी सब्जेक्ट में बढ़िया है, उसको मापने का जो हमारा जरिया है, कहीं उसके अंदर तो कोई एरर नहीं है, वो भी हमको जो है वो चेक करना चाहिए। फिर थोड़ी सी और हम लोग आगे अगर बात करेंगे तो बात करेंगे हम लोग माता पिता, मतलब ये समझिए आपकी एम्बिशन या माता पिता का एम्बिशियस होना और बच्चे का रॉन्ग परसेप्शन होना, इस वजह से इफ यू सी वी हैव डिस्ट्रॉयड एंटायर जनरेशन। क्योंकि गलत परसेप्शन के साथ में और ओवर एक्सपेक्टेशन के साथ में बच्चे का फ्यूचर तो जो है वो गर्त में जाएगा ही जाएगा। और बहुत सारे पेरेंट्स को इतना प्रेशराइज करते हैं बच्चों को कि मतलब मानो जैसे सदगुरु जग्गी जो है वो बोलते हैं कि इफ यू हैव प्रोड्यूस्ड अ चाइल्ड, इट इज थ्रू यू, इट इज नॉट बाय यू। यू हैव नॉट बॉट अ रोबोट फ्रॉम मार्केट कि आपके हाथ में उसका रिमोट और आप जैसा चाहे उसको करें। चाइल्ड का एक नेचुरल ग्रोथ होता है, सीखने का, समझने का, डिसीजन लेने का, उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो जो अनड्यू प्रेशर पेरेंट्स जो है वो क्रिएट कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, एक तो वो प्रेशर जो है वो नहीं होना चाहिए। एंड बिलीव मी, बच्चा चाहे साइंस ले, चाहे आर्ट्स ले, चाहे कॉमर्स ले, अगर आप उसको नेचुरल तरीके से अगर उसको अडॉप्ट करने देंगे कोई भी सब्जेक्ट, तो वो बहुत अच्छा बनेगा। हमारे पास केवल आप ये देखिए, जैसे हमने बच्चे को आर्ट्स दिलाई, तो आर्ट्स भी दिला रहे हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन हाई है कि बच्चे को आईएएस ऑफिसर ही बनना है ना। अब आईएएस ऑफिसर ही क्या हाईएस्ट पोजीशन होगी? या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई कलेक्टर है और वो इस जिले का सबसे अमीर आदमी? मतलब जो उसकी जो सक्सेस है वो केवल उसकी पोजीशन के ऊपर, उसके डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो हम ये जो एक्सट्रीम जो सोच रहे हैं वो सोचना हम लोगों को कम करना पड़ेगा। मतलब अल्टीमेट एम जो है वो लाइफ का वो हैप्पीनेस है, और वो हैप्पीनेस तब आएगी जब बच्चा अपनी चॉइस से जो है वो काम करेगा। अपनी उसकी इच्छा है कि उसको टीचर बनना है, लेट हिम बी टीचर। उसकी इच्छा है उसको राइटर बनना है, लेट हिम बी राइटर। तो एक जो नेचुरल जो प्रोसेस है उसके तहत उसको जाने दीजिए, और बहुत ब्राइट करेगा। एट द एंड रिजल्ट के बाद में एक चीज और होने वाली है जिसको जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, जिसको लेकर मतलब मुझे जो सबसे जरूरी है उसको लेकर मुझे बात करनी, वो ये कि जब बच्चे का रिजल्ट आए तो रिजल्ट को लेकर उसको बहुत ज्यादा प्रेशराइज ना करें। इवन दो इज हैज स्कोर्ड लेस, कम नंबर भी आए उसको तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि उसका एक पोर्शन जो है वो शायद कमजोर रहा, वो ये कि वो ठीक से एग्जाम के अंदर लिख नहीं पाया। बाकी इसका मतलब ये नहीं कि वो लाइफ में हर जगह फेल हो गया। इट वाज बोर्ड एग्जामिनेशन ओनली, इट वाज नॉट लाइफ। तो अभी आगे और भी चीजें हैं, और वो रिजल्ट जो भी आया वो समझेगा इस चीज को कि किस चीज के अंदर मेरी कमी रही है और किस तरफ मुझे जाना है। अगर वो बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करता है तो स्कोर के थ्रू जो भी बन पड़े करियर के अंदर वो चूज करे। अगर वो नहीं कर पाता है तो कोई और ऑप्शन हमको जो है वो चूज करना चाहिए। ठीक है, अब इस चीज को लेकर जैसे एक बहुत बड़ा मतलब बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो
मैं जिन दिनों ग्रेजुएशन कर रहा था उन दिनों में मैंने न्यूज़पेपर के अंदर वो एग्जाम्पल पढ़ा। वो एग्जाम्पल था कि एक लड़का है, आज उसका रिजल्ट आने वाला है, उसके पापा जो है उस लड़के को जो है वो लेकर जाते हैं, चलो ठीक है आज तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है, चलो रिजल्ट देखने के लिए चलते हैं। ठीक है भाई, दोनों जाने लग गए। रास्ते के अंदर जो है वो एक जगह आइसक्रीम की शॉप आती है, तो पापा जो है बच्चे वहाँ रुकते हैं, काम करते हैं, पर आइसक्रीम खा लेते हैं, उसके बाद में चलते हैं। तो बोलेगा आज तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है, तुम बोलो कि कौन सी वाली आइसक्रीम तुम जो है वो खाओगे। तो बच्चा बोलता है कि मुझे चॉकलेट फ्लेवर चाहिए। ठीक है भैया, चॉकलेट आइसक्रीम 2 ऑर्डर की, दोनों आराम से बैठ के खा रहे हैं। उसके बाद में फिर बोले कि चलो और कुछ खाओगे तुम, ऑर्डर करो। तो बोले उसने जो भी उसको खाना था, सैंडविच खाना था, पिज़्ज़ा खाना था, उसने कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया, खाना वाना सब कुछ खाया। फिर जो पिता था उसने बच्चे से पूछा कि क्या लगता है तुम्हारा रिजल्ट क्या होगा। तो बोलता है कि पता नहीं, शायद मतलब ठीक ही होगा रिजल्ट। तो फिर पापा जो है वो धीरे से बोलते हैं कि तुम्हारा रिजल्ट मैंने देख लिया है और तुम फेल हो गए। लड़का एकदम से शॉक हो जाता है कि मैं फेल हो गया, लेकिन पापा जो है वो मुझे आइसक्रीम खिला रहे हैं, मुझे मेरी पसंद का जो भी पिज़्ज़ा हो गया या जो भी चीज़ है वो खिला रहे हैं। तो बड़ा सरप्राइज हो जाता है और पूछता है कि ऐसा क्यों, मतलब मैं फेल हो गया फिर भी आप मुझे मतलब ट्रीट दे रहे। तो पिता बोलता है कि तू फेल हो या पास हो, पर तू मेरा बेटा है, तो मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तू पास हो जाएगा तो मेरा प्यार तेरे लिए बढ़ जाएगा, या तो फेल हो जाएगा तो प्यार कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो तेरे फेल होने से पास होने से ठीक है, फेल हुए तो हम दोबारा मेहनत करेंगे, दोबारा काम करेंगे, लेकिन मैं कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन तुमसे नहीं करता। तो ये वाली चीज जो है ये हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो देखी। तो इस कहानी से हम लोगों को सबक लेना चाहिए। और इवन जब मैंने न्यूज़पेपर में ये स्टोरी पढ़ी, बाद में मुझे जान के बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो जो लड़का था, वो लड़का बाद में बड़ा सफल आदमी बना, ठीक है, बहुत अच्छा एक्टर बना। और इवन ये है कि उन्होंने लाइफ के अंदर जो है वो काफी कुछ चीजें उतार चढ़ाव देखे, बहुत सारी चीजें अचीव करी। तो ये वाली चीज इसके साथ में रहती है, ठीक है। द पर्सन वॉज अनुपम खेर। बाद में उनका एक शो आता था, तो शो के अंदर मैंने देखा तो उन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया कि मतलब इवन उनको पैरालिसिस भी हुआ, उसके बाद में भी उन्होंने जो है वो एक्टिंग नहीं छोड़ी। कुछ मूवी में उन्होंने उनका जो पैरालिसिस वाला चेहरा था उसके साथ में एक्टिंग भी करी। पर ये जो सारी चीजें आई उनके पास में, ये कहीं ना कहीं किस वजह से आई, ये उस इंसिडेंट की वजह से आई कि उनको ये पता था कि हाँ भैया मैं लाइफ में चाहे फेल हूँ चाहे पास हूँ कुछ भी हूँ, लेकिन अ फादर इज देयर हू इज ऑलवेज विद मी। तो मुझे लगता है इस तरह की पेरेंटिंग होनी चाहिए, तो बच्चा जो है वो जीवन के अंदर कुछ भी कर जाएगा। तो ये चीज जरूरी है। तो कुल मिला के ये सारी जो है वो बातें मुझे आपसे करनी थी। तो अल्टीमेटली ये है कि बच्चे को जो है वो आप लोग प्रेशर ना करें इस चीज के लिए कि वो कॉमर्स ले, साइंस ले, आर्ट्स ले। उसको उसके इंटरेस्ट को थोड़ा टटोलें। आप चीजों को कैटेगराइज मत करें कि साइंस इज सुपीरियर, कॉमर्स इज एवरेज एंड आर्ट्स इज लोअर, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट्स आर इक्वल। व्हाट मेक्स रियली द डिफरेंस इज कि वो बच्चा वो सब्जेक्ट लेने के बाद में उसमें कितनी मेहनत करता है, उस सब्जेक्ट के साथ वो कितना कॉप अप कर पाता है और उसका कितना इंटरेस्ट उसके अंदर बना रहता है। तो मेरे ख्याल से यही बात मुझे आपसे करनी थी। थैंक यू वेरी मच। और आप जो हमारा चैनल है apnimaati.com यूट्यूब चैनल जो है हमारा, उस चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि इससे हम लोगों को कुछ एडवांटेज होगा, इसलिए ताकि हम लोग और भी इस तरह की जो बेहतर चीज़ें हैं वो आप तक पहुँचा पाएँ। सारी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन प्रॉब्लम्स को लेकर हम लोग जो है वो सोल्यूशन निकाल पाएँ। थैंक यू वेरी मच।